नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। भिवानी महेंद्रगढ़ के साथ साथ पूरे हरियाणा में इलेक्शन हो गए और सातवें इलेक्शन जो सातवां चरण है उसके इलेक्शन भी कंप्लीट होने जा रहे हैं। मात्र कुछ घंटे बाकी हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ का जो रिजल्ट है, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर हमने आपको जो कवरेज है वो भिवानी महेंद्रगढ़ की दिखाई है और हम स्थानीय पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं तो बातें निकल करके आती हैं। मेरे पास बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन जीत रहा है और ये जीत हार ऐसी बनी जिस सीट पर दावा किया जा रहा था और पिछली लीड जो थी बीजेपी की 4.25 लाख वोट थी, अब वो मार्जिन खुद धर्मवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी ये बात कह रहे हैं कि मात्र 49,000 वोटों से हम जीत रहे हैं यहाँ पे। यानी आप देख सकते हैं 10 गुना नीचे आपका आ जाना, और ये 10 गुना नीचे तो उनकी आवाज़ अंदर की खुद प्रत्याशी की बात है। ये मामला, ये माहौल, ये मार्जिन क्या रहने वाला है, वो सब बातें हम निचोड़ आज लेकर के आए हैं आपके साथ। नवीन शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। इनका लगभग 20 साल का अनुभव है पत्रकारिता का और कई दिनों की जुगलबंदी कहें या फिर इनके ये आंकड़े जुटाने की कोशिश कहें, आज हमारे साथ स्क्रीन पर है। नवीन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत और बहुत नमस्कार। जनता भी जानना चाहती है और मैं भी जानना चाहता हूँ भिवानी महेंद्रगढ़ का माहौल क्या है। तो विधानसभा वाइज हमने कोशिश की है, आपने उस पर हम बात करेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ का क्या रुख लगा आपको? 4 तारीख को इसके आंकड़े आने हैं, 25 मई को इसकी वोटिंग हुई है और तब से लोगों के दिमाग में यही बातें चल रही हैं कि माहौल क्या है। विनोद भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सबको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और आपने बड़ा अच्छा विषय चुना और उसके लिए मेरा चयन किया, तो आपके दर्शकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यार स्नेह आपको दिया कि आप इस तरह के टॉपिक को बार बार लेके लोगों के बीच आ रहे हैं। और आपकी भी पूरी टीम स्टूडियो का धन्यवाद कि आपने इस कवरेज के लिए मुझे चुना। देखिए, कोई भी काम करते हैं, कोई भी परीक्षा हो विद्यार्थी के लिए, किसान के लिए फसल हो, चुनाव का रिजल्ट, ये तीनों चीज़ों का इंतजार तीनों ही भागीदारों को होता है। जी। क्योंकि जब तक परिणाम नहीं मिलता है तब तक उसकी मेहनत अच्छी रही बुरी रही, क्या उसको फल मिला वो नहीं हो पाता। तो तब तक उसको संतुष्टि नहीं है, वो क्या कमी निकाले, क्या शाबाशी अपने आप को दे, वो परिणाम के बाद ही बता और पाएगा। जी। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? और अब तक जो जनता में जो बातें चल रही हैं उनका अलग मन है, नेता है वो अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, पहली बार मैंने अपने जीवन में पहली बार मतदान के दौर में वास्तविक लोकतंत्र देखा है। चिंता का विषय ये जरूर है कि मत प्रतिशत घटा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक, फैन फॉलोअर्स या जो भी आपके साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान में प्रतिशतता को बढ़ाने में हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन जो आपने बताया कि आंकड़े नहीं बता पा रहे, जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है? इस बार घर के 15 सदस्य हैं, तो उन्होंने अपने लोकतंत्र के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने चुनाव के हिसाब से मतदान किया है। मन से मतदान हुआ मन है, से ये कह मतदान। सकते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल। बात करेंगे विधानसभा वाइज की। सबसे बड़ी बात तो जनता को अब की बार मजा आया है हाँ, और ये मजेदार इलेक्शन रहा है, ये कह सकते हैं। नहीं तो इससे पहले तो एक मोदी फैक्टर या फिर किसी नेता की हवा की बयार में मतदान भी हो जाता था, मतदाता भी बह जाता था। अब की बार ऐसा नहीं है माहौल और हजारों में ही ये मामला फंसा हुआ है, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल सही बात है आपकी। जिस सीट पे 4.5 लाख के आसपास की जीत होती थी और उस सीट पे अचानक माहौल इतना टफ हो गया कि दोनों ही कैंडिडेट मान रहे हैं कि 50,000 के आसपास की हार जीत होनी है। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं, दूसरे ने शायद कहा या नहीं कहा, पर कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास की जीत हार मान रहे हैं लोग। इस बार जो चुनाव था उसके पीछे बहुत से विचार थे लोगों के। बेरोजगार युवा अलग से अपने विषय कर रहा था, किसान अलग से कर रहा था, विकास जिनको लगा कि विकास हो रहा है, जिनको लगा कि देशभक्ति पे देश काम कर रहा है, वो उसके प्रति लगे हुए थे। जिनको लगा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, वो किसानों के पक्ष में यानी कि सत्ता का विरोध कर रहे थे। जिस वर्ग को लगा कि किसानों के लिए अच्छा काम हो रहा है, वो सरकार के पक्ष में लगे हुए थे। यानी कि दोनों ही पक्ष लगे हुए थे, एक विपक्ष और एक सत्ता के साथ। कहीं धर्म, मजहब, जाति विशेष को जोड़ के पहले उम्मीदवार की जाति को देख के वोट दिए जाते थे। इस बार मुझे लग रहा है कि शायद उल्टा हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ की विशेष अगर मैं बात करूं, सोनीपत की अगर मैं विशेष बात करूं,
हिसार की अगर विशेष में बात करूं तो वहां कुछ ना कुछ जाति के उम्मीदवार की जाति से मतदान जुड़ा नहीं है, मतदाता जुड़ा नहीं। अच्छा, हम बात करेंगे दोनों जो प्रत्याशी हैं खास तौर पे। हालांकि प्रत्याशी तो वो चारे रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है, तो चर्चाएं भी उनमें लोगों के बीच हो रही हैं, तो वही चर्चाएं हम भी कर रहे हैं। दोनों का गृह जिला हम बात करें तो भिवानी है। भिवानी से शुरुआत करें, धर्मवीर सिंह की बात करें या दान सिंह की, दोनों इसी जिले से आते हैं। भिवानी में क्या माहौल रहने वाला है? देखिए, आपकी बात बहुत सही है कि दोनों ही अपना गृह जिला भिवानी मान रहे हैं। दोनों भिवानी गृह जिले को अपना मानकर माँ और मौसी की तुलना पिछले दिनों कांग्रेस के प्रत्याशी ने दी थी। भिवानी जिले की बात करें तो इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से एक तोशाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कर्म भूमि रही है। भिवानी विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी की जन्मभूमि रही है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लोहारू से भाजपा के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनकी ससुराल रही हुई है, वो उनका नजदीकी रिश्ता इसके साथ बनता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए यहाँ के स्थानीय 2 नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। वैसे तो सभी नेताओं ने की है, पर विशेष मुखर के रूप में जो आए उभर के, तो वो 2 नेता विशेष काम कर रहे थे। थोड़ा सा यहाँ के एक बहुत पुराने और प्रसिद्ध राजनेता का इशू चला था कि उनका विरोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो मुझे लगता नहीं है कि लोहारू के स्थानीय नेताओं ने उसको कहीं माना हो, पर वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के पक्ष में वो दोनों लोग डट के खड़े रहे और उन्होंने अच्छा मेहनत भी की। अच्छा, भिवानी विधानसभा की बात कर लेते हैं। भिवानी विधानसभा जिसमें 66,000 के आसपास लीड रही पिछले 2019 इलेक्शन में। अब की बार धर्मवीर सिंह कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? दान सिंह को कितना बढ़त मिली? कांग्रेस की बात करें तो क्या लग रहा है? देखिए, भिवानी शहरी क्षेत्र है और आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ रही है, एक परंपरागत वोट के रूप में, या एक ये कहें कि हम पूर्वाग्रह, एक छाप बनी हुई है कि शहरी क्षेत्र का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। भिवानी शहर इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर है। तो शहरी वोट अगर हम माने तो भिवानी विधानसभा का सबसे ज्यादा रहा है। चौधरी धर्मवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका घर भी भिवानी शहर में है। वो भिवानी शहर की राजनीति में अपना हिस्सा, अपना रोल काफी लंबे समय से कर रहे हैं। 87 से लेके आज तक कॉलेज की भी, छात्र की भी राजनीति में उन्होंने वो रहे हैं। पंचायत की राजनीति में भी ब्लॉक समिति के चेयरमैन वो बने हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनका इंटरफेयर रहा है। 66,000 की जो जीत, क्योंकि पिछली बार का जो लहर था, मोदी लहर, पुलवामा, बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जो अपने आप में उभर के भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा किला खड़ा हो गया था, जिसको ना तोड़ पाने की विपक्ष ने सोची थी और ना संभव था। वहां से विधायक की बात कर लें, वो भी 3 बार जीत चुके हैं, कंटिन्यूसली हैट्रिक उनकी रही है। 3 बार विधायक रहा, पर आप कह रहे हैं कि इस बार लीड क्यों टूटी? कितनी लीड हो सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, भिवानी, वैसे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी लीड भिवानी अब भी रहने वाली। हाँ, अब भी रहने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भिवानी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी लीड, 9 के 9 विधानसभाओं में सबसे बड़ी लीड इस बार भी देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लीड कम होने का कारण क्या है? 2 बड़े कारण हैं। एक, कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह का जन्म भिवानी विधानसभा के प्रहलादगढ़ गांव में बताया गया है, वहां हुआ है उनका, वो उनका गृह जिला है, होम गांव है उनका। दूसरा, भिवानी के प्रत्याशी जो विधायक हैं घनश्याम श्राफ, उनका मंत्री बनना, पार्ट 2 बीजेपी पार्ट 2 में मंत्री बनना और फिर मंत्री पद वापिस जाना। पिछले दिनों नगर परिषद का चुनाव होना, नगर परिषद के चुनाव में स्थानीय चेयरमैन के पद की जो दावेदारी थी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कम वोट आना, कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब कर रहा है। बीजेपी प्रत्याशी तो तीसरे चौथे नंबर पे चला गया था। वो तो ये असर तो है इन चीजों का। और कहीं ना कहीं गांव भी हैं, 30 गांव जुड़े हैं इस विधानसभा से, तो वहां पे भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं। कई गाँव में पीने का पानी नहीं है, कुछ गाँव में असर किसान आंदोलन का भी रहा होगा, तो ये वजह हो सकती है। ग्रामीण जो है भिवानी, वहां से पिछड़ रहे हैं थोड़े बहुत। देखिए, शहर की वोट परसेंटेज वो 50 से 52 के बीच है। ग्रामीण की अगर हम कुल मिला के अगर हम बात करें तो वो 60 से अधिक जाती है। यानी कि गांव का वोट शहर के वोट की अपेक्षा बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि लगभग 70% के आसपास गांव का हुआ, तभी तो इक्वल आके 60-62 हुआ वो।
तो ग्रामीण वोट जो इस बार लग रहा है कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ हम रहा है। इस विधानसभा से, क्योंकि इतनी लंबी 9 विधानसभाएं, उस पर बात करते करते काफी लंबा खिंच जाएगा, कितना मार्जिन हम लेके चल सकते हैं बीजेपी की लीड की बात करें तो? देखिए, इस विधानसभा में आज भी हम बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 20 से 25 हजार के आसपास भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलेगी। चलिए 20-25 हजार लेके चलते हैं, तो शाम में चलते हैं, तो शाम पे सबकी देखिए, निगाहें किसी थी। भी लीड की बात हम करते हैं, वो बढ़ भी सकती है, घट भी नहीं, सकती है। ये हमने तो कोई सिर्फ ऐसा आंकड़े और थर्मामीटर तो लगाया अनुमान नहीं। हैं। हाँ और एग्जिट पोल अब हाँ चलने शुरू होंगे, लोगों से ही बात करके, और जितना अनुभव पत्रकार साथी और भी होते हैं उनसे हाँ जुटाया जाता है, और कई ऐसी संस्थाएं, एजेंसियां होती हैं, उनसे कोशिश रहती है, और कुछ लोग फेयर कर पाते हैं, कुछ लोगों से नहीं बन पाता। हमारी भी एक कोशिश है, तो इसमें ना तो हम कांग्रेस के फेवर में बोल रहे हैं, ना बीजेपी के फेवर में, वो बिल्कुल बातचीत है बिल्कुल। और जनता से बातें आती हैं। तो शाम पे सबकी निगाहें थी, किरण चौधरी का आना, किरण चौधरी का जाना, फिल्मी सीन कई बने हैं ऐसे हाँ। यहाँ पे। क्या लगता है? तो शाम क्रम भूमि आपने बताई है, और यहाँ से चुनाव बंसीलाल के खिलाफ में भी वो लड़ते आए हैं, तीनों पीढ़ियों के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है। अब बहुत सारी बातें अंदर की तो ये भी थी कि किरण चौधरी कहीं ना कहीं बीजेपी को और धर्मवीर को भी लग रहा था कि बंसीलाल के वोटर को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, बंसीलाल की मूर्ति जो है उन पे फूलमालाएं चढ़ा रहे थे, उनकी प्रतिमाओं पर। तो कोशिश धर्मवीर की थी, बीजेपी की थी, और नेताओं को लग रहा था कि ये वोट डाइवर्ट हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही बात है। प्रत्याशी से लेके और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तक चौधरी बंसीलाल का बार बार चर्चा का विषय रखना, उनके साथ जुड़ा रहना, उनकी प्रतिमाओं के साथ जुड़ना, उनकी यादों को मंच के माध्यम से शेयर करना, ये लगता था कि वो बंसीलाल के समर्थकों को, चौधरी बंसीलाल जी के यादों को अपने साथ जोड़ के चलना चाहते थे। भले ही उन्होंने पहले उनके खिलाफ चुनाव लड़ा हो, पर वो जोड़ना चाहते थे, और ऐसा लगता भी है कि कुछ हद तक वो सक्सेस भी हुए होंगे, क्योंकि पिछली बार बड़ी लहर में तो शाम से भारतीय 36-37 जनता हजार पार्टी से को बीजेपी, हाँ, लीड रही थी हाँ 30 धर्मवीर हजार सिंह के की। आसपास की लीड हम्म, रही थी। हम्म, अब वो घट रही है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कांग्रेस का वोट वहां से खिसका है, या किरण चौधरी जी का भी आपने नाम लिया, वो बहुत बड़ी लीडर हैं, वो ऐसी गलती कहीं करेंगी, पार्टी के साथ कुठाराघात करेंगी, या मुझे नहीं लगता है ऐसा। लेकिन वो नाराजगी उनकी जरूर थी। नाराजगी, एक परिवार के सदस्यों के रूप में नाराजगी होना एक अलग इशू है, पर वो बहुत मंजी हुई खिलाड़ी हैं, दो दो स्टेट की राजनीति कर चुकी है। मुझे नहीं लगेगा कि वो खुलेआम कुछ ऐसा करेंगे या ऐसा कुछ करने में, क्योंकि दूसरा तो शाम भी ठेठ ग्रामीण हम्म, पृष्ठभूमि का विधानसभा है, हम्म। और वहां मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कांग्रेस कमजोर रही होगी पिछली बार की अपेक्षा, अगर लोगों के व्यूज की बात करें, क्योंकि हमने सैंपल के तौर पे वहां से कुछ गांव चुने थे। आपको पता है हमारी प्रक्रिया का कि कैसे हमने जी। उनको गांव को चुना था, बड़े छोटे जातीय समीकरण की बात के देखें तो वहां मुझे अब भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलेगी, और वो 15 हजार के आसपास की मतलब लीड। कि ये लीड आधी होने वाली है। हाँ बिल्कुल, भिवानी लीड में भी आधी हो गई, भिवानी में भी आधी और हो तोशाम गई, में भी यहाँ भी आधी आधी। हो गई। बिल्कुल सही बात। तो ये आप यहाँ हम मात्र अब तीसरी, भिवानी की तीसरी विधानसभा, और राजस्थान से सटी हुई है ये विधानसभा। लेकिन ये दिलचस्प इसलिए है कि यहाँ से पहले कृषि मंत्री पहली बार एमएलए बनते हैं, उसके बाद कृषि मंत्री बन जाते हैं, फिर वित्त मंत्री, यानी खजाना भी यहाँ है इस आखिरी कोने पे। तो यहाँ पे क्या असर आपको लग रहा है? बीजेपी का क्या माहौल है, कांग्रेस का क्या माहौल है? बिल्कुल सही बात है। आज अगर पूरे हरियाणा में विकास कार्यों की बात करते हैं, जब भी चर्चाएं चलती हैं, तो लोहारू में एक अलग से विकास कार्यों की बयार रही है भारतीय जनता पार्टी के पार्ट 2 में। करोड़ों रुपए के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रदेश भर में नहीं है। इंडो इजराइल का किगनाऊ की बात करें, या बागवानी विश्वविद्यालय की बात करें, या दूध प्लांट की बात करें, बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो लोहारू में हुए हैं। और आपका कहना भी जायज है और लोगों का मानना भी जायज है कि यहाँ से भाजपा की लीड होनी चाहिए थी। अब भी हो सकता है। यहाँ जब भी जिन जिन गाँव में हम गए, यहाँ जो तुलनाएं की, यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा इसको मैं चलाऊंगा, क्योंकि विधानसभा सत्र पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय वर्तमान समय के वित्त मंत्री रहे, पूर्व कृषि मंत्री, और अब वर्तमान के वित्त मंत्री हैं। वो यहाँ के उम्मीदवार थे। उन्होंने 63,000 के समथिंग वोट यहाँ लिया था। उनके खिलाफ दो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस। मजबूत ये कैंडिडेट हाँ, थे, दोनों कैंडिडेट और मजबूत थे। वोट पोल उस समय भी इतना ही हुआ था जितना अब है। हाँ, इतना ही लगभग मान के 2-1,000 1500 के आसपास का फर्क रहा है, ज्यादा फर्क नहीं रहा। परसेंटेज उतनी है, वोट कास्ट उतना ही हुआ है, पोलिंग उतनी ही हुई है, शांतिप्रिय हुआ है। उस बार भी इतना ही शांतिप्रिय था।
अगर हम माने कि इस बार कुछ मतदाता वो किसान आंदोलन से भाजपा की नाराजगी का मान लें, क्योंकि लोहारू भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। बार बार रैलियां होना, बार बार टिप्पणियां होना, यहाँ कभी किसानों की पंचायतों का आयोजन होना, धरने भी लोहारू में बहुत रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। पहले तो ये लग रहा था कि बहुत कम वोटों से ले पाएगी भारतीय जनता पार्टी, पर विकास कार्य, स्थानीय नेता, कांग्रेस के भी 2 नेता बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे थे, वो भी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि 2 से 4% टोटल वोट का, यानी कि 4% अगर हम मान के चले तो वो दोनों पक्ष लुढ़कने की चांसेस है। यहाँ मतदाता बड़ा उलझा हुआ लग रहा है, आक्रोश में कांग्रेस का मतदाता रहा है, बड़ा जोश में रहा है। लेकिन दिखता ऐसा रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। हाँ। कांग्रेस के मतदाता, ये बड़ा अच्छा खासा इस सीट पर हमें देखने को मिला। हालांकि हरियाणा में कई जगह ऐसा था कि कांग्रेस का जो वोटर था, जो पहले अगर बात करें जीत वाला कैंडिडेट ज्यादा बोलता है, लेकिन इस तरफ अब की बार कांग्रेस वाला आक्रामक था, वो अग्रेसिवली वो वोट जोड़ भी रहा था, वो कोशिश कर रहा था दूसरों को लुभाने की। ये दिखा हमें। देखो, हरियाणा में एक विशेष बात रही है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नर्सरी से जो कार्यकर्ता तैयार हुआ है वो बड़ा ओजस्वी रहा है। वो बड़े ओजस्वी वक्ता रहे हैं, अब भी हैं, और उनके कार्यकर्ता बड़े जोश में रहे हैं। इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भिवानी महेंद्रगढ़ में जेजेपी और इनेलो के थोड़ा सा वर्कर नर्वस था, तो वो वर्कर इस चुनाव में कहीं ना कहीं भागीदार होके या उस वर्कर से सीख के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आया। यहाँ बीजेपी भी कमजोर नहीं है, उनकी ससुराल पक्ष है, उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की धर्मपत्नी ने यहाँ बहुत अच्छा प्रचार भी किया है। वो यहाँ दर्जनों गांव में अपने मायके जैसा संबंध रखती है, तो मतदाताओं का यहाँ पारिवारिक रिश्ता उनके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी मतदाताओं की राय, जो रिजल्ट निकल के आता है वो यही आता है कि या तो 4% उस पाले में या 4% उस पाले में, यानी कि लोहारू अभी कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कोई भी। कह सकते हैं ये बराबर सा मुकाबला है, और यहाँ पे हार जीत होगी तो 5-4 हजार उधर या इधर हो सकता है। देखो विनोद, एक चीज बात करते हैं, इस बार जो कांग्रेस की 4.5 लाख बीजेपी की लहर तोड़ के कांग्रेस की लहर बनी, तो लहर का जब वोट जाता है तो उसका पता नहीं चलता, सीमा नहीं होती, कितना गया, कहाँ रुकेगा। पॉजिटिव कांग्रेस है, नो डाउट, पर ये हमारे आकलन से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हम कांग्रेस को यहाँ 4% ज्यादा दें या बीजेपी को 4% दे। लेकिन ये सही बात है, जो अंतर दोनों पार्टियों के बीच में रहेगा वो 4% से 5%, 3% यही रहेगा। अच्छा, एक वजह यहाँ हम एक चर्चा ये भी करेंगे, हालांकि हम बारडा पे जाने वाले हैं, और बारडा हर किसी को, कांग्रेस प्रत्याशी ने तो कह भी दिया है, ये रावदान सिंह ने, कि मैं बारडा से सबसे ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। उन्होंने यहाँ से दादरी जिले से ज्यादा वोट आने की बात कही है। तो बारडा नजदीक लगता है लोहारू से, यहाँ के लोगों का और वहाँ के लोगों का मन, और वो ज्यादा विचार सेम से ही रहते हैं यहाँ के लोगों के। बालू मिट्टी और टीलों से जुड़ा ये इलाका है। जेजेपी का वोट बैंक की अगर बात करें, वहां से नैना चौटाला जेजेपी की विधायिका रही हैं, अभी भी हैं वर्तमान में, और यहाँ से जेजेपी का वोट बैंक है। ये बड़ा लोगों के दिमाग में चल रहा है कि जेजेपी का वोट भी तो कांग्रेस की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हुआ है, तो ये नुकसान बड़ा है बीजेपी के लिए। देखिए, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस की तरफ गया है। मुझे लगता है कि जेजेपी के वर्कर जेजेपी के पक्ष में ही गए होंगे। वोटिंग कम हुई है, मैं तो ये भी मानता हूँ कि शायद जेजेपी के वर्कर ने वोटिंग नहीं की है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कांग्रेस के पक्ष में गए हैं या वो बीजेपी के पक्ष में गए, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो नर्सरी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपने दल को, अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो बड़े अलग तरह के, बहुत ही, मतलब ये मानिए कि निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा में देखे गए हैं हमेशा से। तो अब भी मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद वो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुई है वो शायद जेजेपी की हो सकती है। हम उसको किसी एक पार्टी के पक्ष में जाने की बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विधानसभा सत्र पे 28,000 वोट जेजेपी को मिला था, तो अब भी हो सकता है कि जेजेपी लोकसभा के इस चुनाव में भी कुछ वोट तो लेगी। और जो नहीं गए हैं वो तो ये भी मान सकते हैं कि वो वोटिंग करने ही ना गए हों, उनको कोई कैंडिडेट पसंद ना हो, या मे भी हो सकता है कि कुछ सरकार के कार्यों से प्रभावित हो गए सरकार के पक्ष में चले गए हो या विपक्ष में चले गए हो। अभी पत्ते खुल नहीं रहे हैं जेजेपी का वोट बैंक, और लोहारू में क्या स्थिति रहने वाली है। लोहारू पे हम ज्यादा बोल नहीं सकते, माहौल ऐसा है। बारडा इसके पड़ोसी में आ जाता है, यहाँ तो ये तो बड़ा चर्चाओं में रहा है इस इलेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बारडा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का
ठेठ ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, 100% ग्रामीण हम कहें। इसमें कोई नगर पालिका नहीं है, कोई नगर परिषद नहीं है, सारी पंचायतें हैं और जमींदार यहाँ किसान परिवार जो है वो ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा लहर लग रही थी। दूसरा एक बड़ा विशेष रहा है बारडा का, वो तो भाजपा के प्रत्याशी ने भी माना है कि ये लोग एक साइड चलते हैं, एक तरफ लहर बना के चलते हैं, यानी कि ये कहें दूसरी भाषा में कि वो एक यूनिटी के साथ चलते हैं। क्योंकि यहाँ एक दो खापें यहाँ काम करती हैं, तो 25 दूसरा 40 का कुछ हिस्सा है, या मतलब एक सिस्टम है, सामाजिक मान मर्यादाएं जो हैं। यहाँ ये किसान है और किसान एक साथ जुट के चले। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ दोनों का ही, क्योंकि धर्मवीर भी यहाँ से चुनाव लड़ चुका था, विधायक रहा है, रावदान सिंह तो शायद पहली बार यहाँ आया है, पर उसके बावजूद भी बारडा की एक विशेष भूमिका रही है कि यहाँ नए आदमी को ज्यादा पसंद किया जाता है जी। और इस बार शायद किसानी की बात को लेके, या वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री जी की बात को समझ नहीं पाए, किसानों के उस विषय को, तो शायद बारडा के लोग नहीं समझ पाए और इसलिए वो शायद में भी लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा होगा। कितना क्या मार्जिन रहेगा लगता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी लीड बारडा से रहेगी। भिवानी के बराबर हो सकता है? हाँ, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की भिवानी सबसे बड़ी लीड है, तो कांग्रेस की बारडा सबसे बड़ी लीड है। दोनों का लगभग बराबर की तुलना रहेगी। तो मान सकते हैं 25 से 30 हजार वोट यहाँ से रावदान सिंह ले सकते हैं। हाँ। जी। अब अगला दादरी पे आ जाते हैं। दादरी भी साथ लगता है, किसान आंदोलन यहाँ पे काफी सक्रिय रहा था, कई सारी बातें हैं। पिछली बार विधायक भी यहाँ से बीजेपी के नहीं बन पाए थे, बबीता फोगाट बड़ा स्टार चेहरा होने के बावजूद हार गई थी, सोमवीर सांगवान एक निर्दलीय जीत गए थे। तो क्या लगता है वहां पे आपको? देखिए, बहुत अच्छी बात है आपकी। बारडा के साथ लगते 2 विधानसभा हैं, लोहारू जिसपे उन्होंने असर किया, बहुत विकास कार्यों के बाद भी यहाँ कांग्रेस फाइट में आ रही है। बारडा के दूसरी तरफ दादरी लगता है, तो वहाँ कांग्रेस के सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व की रैली का होना, दादरी के स्थानीय विधायक का कांग्रेस ज्वाइन करना, जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को दादरी में पॉजिटिव करता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी हम और देखेंगे, दादरी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें शहर भी कम नहीं है। मैं बड़ा शहर नहीं कह सकता, पर दादरी शहर है। दादरी शहर की अभी शहरी पंचायत का चुनाव हुआ था, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। तो मुझे लगता है कि दादरी ग्रामीण और शहरी दोनों पक्षों में, जहाँ गांव में भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा विरोध भी देखने को मिला है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि 100% ही वो लेकिन इनके कुछ खिलाफ। बेल्ट अगर माने तो राजपूत बाहुल्य भी है, अगर हाँ, कई गांव हम देखें इस बिल्कुल। तरफ हम जाके दादरी विधानसभा से एक दूसरा कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहा है, जो राजपूत खाप ने भी उतारा है, और जो राजपा एक पार्टी की शेर सिंह राणा की पार्टी हाँ, है, शेर सिंह राणा की पार्टी से भी, और इनेलो का भी समर्थन उसको है। तो राजपूतों के जो गांव हैं में भी हो सकता है। वैसे तो 36 बिरादरी से वो चुनाव लड़ रहा है और हर कैंडिडेट 36 बिरादरी से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन वोट डाइवर्ट जरूर होता है, क्षेत्र का भी होता है। वो सांवड़ से चुनाव थे, तो सांवड़ के आसपास बोंद ब्लॉक जो है वो बाहुल्य भी है, उसमें बड़ा परिवार भी के रूप में भी जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि वो भी कुछ वोट डिस्टर्ब करेगा यहाँ। तो उसकी वजह से जो कांग्रेस की एक लहर बननी चाहिए थी वो रुकी है यहाँ। पर यहाँ भी दादरी में भी जो है प्लस माइनस कम रहेगा। लोगों की माने तो दोनों तरफ की राय है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दादरी में कांग्रेस जीतेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। वहाँ के स्थानीय नेताओं से भी हमारी बात हुई, तो बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि चाहे 1 वोट से जीतो जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस के लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि चाहे 2000 वोट से जीतो जीतेगी कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं दोनों कैंडिडेट दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं और आकलन मानता है, वहां के कई पुराने पत्रकारों से भी बात हुई थी, कई राजनीतिक विशेषज्ञों से भी बात हुई थी कि राजपूत वोट अगर डाइवर्ट हो जाता है, सुभाष परमार के पक्ष में जाता है तो वो लॉस बीजेपी को ज्यादा होगा। वो बीजेपी को होगा, लेकिन वो पॉजिटिव कांग्रेस के होता ना, तो लीड तो कांग्रेस की बनती है अगर वो अलग से नहीं जाता तो। क्योंकि वहां लग रहा था कि कुछ ऐसा विरोध सा उनका चल रहा था, पर फिर भी ऐसा लगता है कि उस ब्लॉक के 15-16 गांव में परमार सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद बीजेपी फाइट करती है, तीसरे नंबर पे ये है। इस तरफ जो बारडा के साथ लगते गांव हैं वहां बीजेपी 15-16 गांव में बीजेपी मजबूत है, शहर में बीजेपी मजबूत है। पर जो 34-35 गांव दादरी के चारों तरफ के हैं वहां कांग्रेस बहुत अच्छे
लीड लेके चल रही है। मान सकते हैं बराबरी का ही मुकाबला है, लोहारू जैसी स्थिति है। हाँ, लोहारू जैसी स्थिति दादरी की है। महेंद्रगढ़ बड़ा दिलचस्प है, और ये माहौल ऐसा बन गया है कि लोगों को शुरू में लग रहा था कि महेंद्रगढ़ से तो रावदान सिंह अच्छा खासा हासिल कर सकते हैं वोट बैंक, लेकिन अब महेंद्रगढ़ की भी चर्चाएं काफी अलग अलग आने लगी हैं। क्या बात करें, अगर उस महेंद्रगढ़ की खाली विधानसभा की बात करें हम, तो शायद हमारे पास वहां पे भी अच्छा खासा इस तरीके से आंकड़े जुट नहीं पा रहे हैं। देखिए विनोद जी, आप बहुत घूमे हैं आपने। अब तो मुझे लगता है कि 1932 बूथ जो लोकसभा क्षेत्र के हैं, शायद एक एक बूथ आप देख चुके हैं। दोनों के जो कर्म भूमि रही है, चौधरी धर्मवीर सिंह की कर्म भूमि तोशाम रही है, राव बहादुर सिंह जी की कर्म भूमि महेंद्रगढ़, रावदान सिंह की, सॉरी रावदान सिंह जी की कर्म भूमि महेंद्रगढ़ रही है। मुझे लगता है कि दोनों ही अपनी कर्म भूमि में जितना कुछ कर दिखाना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। हो सकता है वो स्थानीय नेताओं की वजह से नहीं हुआ, या वहाँ की मतदाताओं की कोई पॉलिसी अलग रही है, या फिर एक चीज हो सकता है, हरियाणा में जो ज्यादा जानते हैं एक दूसरे को, खुन्नक भी उन्हीं से निकालते हैं। अनजान के पक्ष में ज्यादा अच्छा हम फेमिलियर हो जाते हैं, अनजान पे हम विश्वास जल्दी करते हैं, क्योंकि हरियाणा के लोगों को थोड़ा सा भोला भाला कहा गया है, दिल के साफ लोग हैं। पर वो जिसको जानते हैं शायद हो सकता है उसके साथ इतना फेमिलियर ना होते हो। तो मुझे लगता है कि तोशाम जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए लीड को तोड़ने वाला विधानसभा बना है, पिछली बार की अपेक्षा जो लीड कम हुई है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को महेंद्रगढ़ उतना सने नहीं दे रहा जितना, तो कह सकते हैं ये एंटी इनकम्बेंसी ही हो सकती है। जैसे मोदी फैक्टर अब नहीं रहा इतना हावी, एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही है, तो वहां पे भी वो विधायक और 4 बार विधायक बन चुके हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि लगातार विधायक बनना, लगातार एक लीडरशिप काम कर रही है, तो या तो बहुत ज्यादा उसके पक्ष में माहौल हो जाता है, या फिर एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जो उसके हैं वो हैं, नए उसके बनने नहीं चाहते जी। तो ऐसी सिचुएशन में ये लगता है कि जो लोग विधानसभा में थे, क्योंकि विधानसभा में वहां 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे, संदीप चौरान जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, समाज सेवी के रूप में काम करता है, पूर्व आईएएस है, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी वहां से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त त्रिकोणीय मुकाबले में रावदान सिंह जीत गए हों, और अब मुझे लगता है कि क्योंकि वो दोनों कहीं ना कहीं रावदान सिंह जी के खिलाफ मतदाता थे, भले ही तीसरे कैंडिडेट का इसमें वो निर्दलीय खुल के थे, नहीं आए हाँ, वो ना इतना, हालांकि ये वोट बड़ा असर डालेगा क्योंकि वो इनके खिलाफ तो दोनों वोट डाल ही रहे थे, दोनों नेताओं को वोट तो दान सिंह के खिलाफ ही डल रहा था। तो मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ में भी वो जो मतदाता थे जो वो रावदान सिंह के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ मतदान कर रहे थे, तो शायद उन दोनों नेताओं के जो मतदाता थे, जो फैन फॉलोअर्स थे, उन्होंने अब भी कांग्रेस के खिलाफ ही मतदान किया लग रहा है। एक मोटा सा आंकड़ा निकाल के चलें तो हम कितना मान सकते हैं महेंद्रगढ़ में? देखिए महेंद्रगढ़ की स्थिति ज्यादा स्पष्ट नहीं है, फिर भी तो शाम का हम 15 से 17 हजार के आसपास मान रहे थे। महेंद्रगढ़ भी मैं मान रहा हूँ कि 13 से 15 हजार 16 हजार के आसपास ही रावदान सिंह को मिलने रावदान सिंह को दे पाएगा। इससे आगे हम चलते हैं अटेली विधानसभा। कनीना के कुछ गांव ऐसे पड़ते हैं जो रावदान सिंह के पहले हल्के में होते थे, और सतनाली का साइड जो है वो लोहारू से सटा हुआ होता था। वो गांव बाद में प्रेसीमन में आके अलग अलग जुड़ गए। तो वहां पे क्या माहौल आपको लग रहा है? इंद्रजीत का भी असर है, कुछ रेवाड़ी लोकसभा से जुड़ते थे वो गांव, पहले बात करें तो वहां से उनका परिवार चुनाव लड़ता रहा है। रामपुरा हाउस का भी वहां पे असर है। बिल्कुल सही बात है विनोद भाई। अटेली में तो इंद्रजीत जी प्रचार करने भी आए हैं, और अटेली की बात करें तो डॉक्टर अभय सिंह जो नांगल चौधरी से विधायक हैं, उनका गांव भी अटेली में ही पड़ता है, और एक अटेली से विधायक जो खुद हैं ओम प्रकाश जी, वो भी अटेली से हैं। तो ये मान के चला कि बीजेपी के 3 नेता, ओम प्रकाश जी भी मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री हो गए अब वो, डॉक्टर अभय सिंह यादव भी मंत्री हैं अभी हैं, राव इंद्रजीत भी। तो देखिए अटेली का मेरा मानना ऐसा है कि अटेली के कनीना ब्लॉक के 10, 12, 15 गांव हैं जो रावदान सिंह के साथ जुड़े रहे हैं जी। पुराने परिसीमन में साथ थे, 2 बार रावदान सिंह ने चुनाव भी लड़ा है, उनसे वोट भी लिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनके साथ फेमिलियर थे। लेकिन अब 2 मंत्री उस विधानसभा से हैं, स्थानीय विधायक भी हैं, सीताराम यादव विधायक भी हैं, एक मंत्री जिनका गांव उस विधानसभा में पड़ता है, संतोष यादव भी बड़ा नाम है वहां पे, संतोष यादव भी बिल्कुल वहीं से हैं। तो
अटेली में बीजेपी के नेताओं की संख्या बड़ी थी। हम्म। कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता वहां ना हो, कांग्रेस के नेता भी हैं, युवा भी हैं, वो बड़ा अच्छा प्रचार भी कर रहे थे, बहुत अच्छा उनका सिस्टम भी मैंने देखा। उनकी बातें जो अब हमने की अटेली में, शायद हमने 17 गांव का 18 गांव का चयन किया, वहां से जो निकल के आया कि कहीं ना कहीं ब्लॉक वाइज सर्वे निकाले, विलेज वाइज जो सर्वे निकाले, जो आंकड़ा निकल के आया है वो ये आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 10 से 12 हजार के रूप में जा रहा है। इतना हो सकता है? हाँ, इतना हो सकता है। ये 5,000 7,000 भी हो सकता है और ये 15,000 तक भी देखिए, जा दो सकता है। वो तो प्लस माइनस तो वो मतदाताओं के जो काउंटिंग होगी मशीन पे, जब वोट गिनती होंगी तब उस पे ही रिजल्ट आएगा, पर अच्छा। लोगों के विचार कह रहे हैं। नारनौल आ जाते हैं। नारनौल बड़ा ऐतिहासिक नगर है। वहाँ पे बात करें ढोसी का पहाड़ और कई ऐसी ऐतिहासिक नगरी कहा जाता है नारनौल को, तो क्या बिल्कुल लग रहा है आपको वहाँ? देखिए, वर्तमान समय में नारनौल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का हेड ऑफिस बन चुका है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है इसके लिए भी। वहाँ 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि नारनौल जो विधानसभा है वहाँ कहीं ना कहीं वर्तमान समय के मुख्यमंत्री सीधा कनेक्टिविटी करते हैं, उनका कनेक्शन वहां से बनता नजर आ रहा है। नारनौल जो चुनाव रहा है, विधानसभा का भी जो चुनाव रहा है, तो वो राव दान सिंह के कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहा है। वहां की नगर परिषद की जो चेयरमैन थी कमलेश सैनी, उसने भी अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो कहीं ना कहीं उससे भी लगता है कि वोट पर। और दूसरा बड़ी बात, महेंद्रगढ़ का हेड ऑफिस मुख्यालय होने के नाते शहर भी है, मुख्यालय भी है। काम की बात देखें तो बहुत से नेशनल हाईवे है नारनौल को अब चीरते निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां रोडों की जो स्ट्रक्चर देखा जा रहा है तो वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि नारनौल भी जो सर्वे आंकड़ा कह रहा है वो नारनौल भी बीजेपी के पक्ष में जाता मुझे नजर आ रहा है। कितना क्या मार्जिन आपको लगता है? मार्जिन मुझे वहां ज्यादा नजर नहीं आ रहा, पर 15 से बिलो रहने का मुझे लग रहा है कि 15,000 से नीचा रहेगा, 10 से ऊपर और 15 से नीचे का मार्जिन वो मुझको लग रहा है कि वहां होगा। बराबर में ही नांगल चौधरी आ जाता है, राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। चीन पायलट आते हैं स्पेशली रावदान सिंह के लिए, क्योंकि गुजरों का इलाका भी कहा जाता है और मिक्सा वोट बैंक है। जाटों का भी वहाँ पे अच्छे खासे गांव हैं, कई अहीरों का भी गांव है, यादवों का भी गांव है, कई गांव हैं वहाँ पे। तो क्या माहौल लग रहा है वहाँ पे? और ये आखिरी कहा जाता है थोड़ा सा, वहाँ से राव बहादुर ने भी चुनाव लड़ा है, वो भी प्रत्याशी हैं। और भी कई, अभय यादव की चर्चाएं काफी ज्यादा रही हैं नेताओं की। इस तरह से राजनीति में काफी सक्रिय कह सकते हैं, वैसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है नांगल चौधरी को। वहाँ क्या स्थिति है आपको लग रहा है? देखिए, नांगल चौधरी में हमने नांगल शिरोई गांव की सर्वे डाटा लिया, जैलाफ को लिया, नांगल शिरोई के कई गांव में मैं खुद भी गया हूँ, टीम भी गई है, वहाँ विशेष बातें भी की है। नांगल चौधरी में डॉक्टर अभय सिंह यादव का भी चर्चा का विषय रहा। नांगल चौधरी गुजरों के बहुत से गांव हैं, बड़े प्रभावी रूप से भी वो काम कर रहे हैं, एक अच्छी खासी उनकी संख्या भी है। राजेश पायलट जो हरियाणा राजस्थान के गुजर नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो रावदान सिंह के लिए प्रचार भी करके गए हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल आ जाए। क्यों? दूसरा बड़ा कारण, जेजेपी के जो अच्छे कैंडिडेट रहे हैं 2014 में, तो वो दूसरी पोजीशन पे रहे थे राव बहादुर सिंह जी, बड़ा उनका शिक्षा का हब भी कहा जाता है, शिक्षा के बहुत बड़े बादशाह के रूप में भी उनको जाना जाता है, बहुत से कर्मचारी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो नांगल चौधरी में अगर राव बहादुर सिंह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अच्छे खासे वोट लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाना स्वाभाविक है। और अगर राव बहादुर सिंह वहां से कमजोर रहते हैं तो फिर वो वोट शायद बीजेपी के पक्ष में। क्यों आएगा बीजेपी के पक्ष में? क्योंकि राव बहादुर सिंह राव यादव बाहुल्य क्षेत्र में ही अपना पकड़ बनाएंगे, वहां से विधायक भी रहे हैं, तो वहां से विधायक के साथ अगर जाएंगे तो डॉक्टर अभय सिंह यादव भी है। अगर जीतने वाले को चुनेंगे तो देखो, आमने सामने का दो ही पार्टियों के बीच मुकाबला माना जा रहा है। तो अगर वोट उनके पर्सनल लाइजन के अनुसार उनके ऊपर गए तो अलग बात है, नहीं तो अगर वो यादव को पसंद करते हैं इसलिए राव बहादुर सिंह को जाता है तो फिर वो रावदान सिंह के पक्ष में जाएगा। अगर वो इसलिए जाएं कि कांग्रेस के विरोधी हैं तो फिर वो सीधा सीधा बीजेपी के पक्ष में आएगा जी। तो कहीं ना कहीं वहां लगता है कि नांगल चौधरी का जो विश्लेषण है वो मुझे लगता है कि शायद वो कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। 4-5 हजार तक रहने वाला है। हाँ, बस इससे ज्यादा नहीं आता लग रहा है। ओवरऑल आपने कोई कंक्लूजन निकाला है इस लोकसभा से, क्या कुछ रहने वाला है? कांग्रेस आपको ऊपर लगी या लोकसभा में बीजेपी ही अब की बार? देखिए, ऊपर नीचे का तो फाइट इतना नजदीक है
कि हम नहीं कह सकते कि कौन ज़्यादा वोट ले रहा है, लेकिन छोटा छोटा सा एक आंकड़ा मैं अपने वहाँ के जो बुजुर्गों ने बताया, बड़ी कई बार गांव में आप जाते हो ना तो लोग, गांव में रहने वाला एक आदमी जो 280 किलोमीटर दूर, क्योंकि हमारा तो गुरेरा से शुरू हो जाता है, बड़वा से शुरू हो जाता है, और वो जाके निजामपुर के आखिरी गांव में जब जाते हैं तो 200 समथिंग किलोमीटर्स की रनवे हमें करके जाना पड़ता है। तो वो बुजुर्ग बैठे बैठे कई बार कह देते हैं, बोला तो शाम धर्मवीर का गृह क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ दान सिंह का गृह क्षेत्र है, बोला जी दोनों मिला दो इज इक्वल टू 0। कई बार फौजी बड़ी इंग्लिश के शब्द बोलते हैं, वो मुझे आज भी याद है। बोला जी तो शाम महेंद्रगढ़ इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? बोला दोनों की लीड इतनी रहेगी एक दूसरे की कि वो बराबर में 0 आ जाए, यानी तकड़ी टक्कर है, हम कह सकते हैं। और ये टक्कर इतनी तकड़ी है कि यहाँ से क्लियर डाटा निकालना शायद चुनाव आयोग को भी लास्ट तक जाना पड़ेगा और एक एक बूथ गिनना पड़ेगा, तब जाकर लेट नाइट रिजल्ट इसका निकलने वाला है। ऐसा माहौल खींचने वाला है, क्योंकि आपने पीछे रोहतक भी देखा था बीच में, क्योंकि हो सकता है कि अभी तो बैलेट पेपर भी पड़े हैं, पोस्टल पेपर भी पड़े हैं, तो वो हो सकता है कि पिछली बार की बात करें तो 5-7 हजार के करीब आए थे, इस बार भी कल तक शायद 5 हजार की रिसीविंग हो चुकी है। अभी बचे हुए दिन हैं, 4 तारीख को काउंटिंग होनी है, तो 4 तारीख तक कितने वोट और आते हैं, वो किसके पक्ष में जाते हैं? कर्मचारियों के वोट हैं, फौज के भी, फौजी भाइयों के भी वोट हैं, तो वो किस पक्ष जाते हैं? मुझे लगता है कि शायद कहीं परिणाम वो ही ना दे दें। हो सकता है अब की बार जैसे रोहतक का ये रोहतक रोहतक में लोगों को अगले दिन रिजल्ट देखने को मिला था, तो वैसा माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अभी आप कोई कंक्लूजन निकाल नहीं रहे हैं, वो इक्वल टू 0 ही निकाल। देखो विनोद जी, आपकी मेहनत अच्छी है, आपके प्रयास अच्छे हैं, हर आदमी चाहता है कि आज मुझे रिजल्ट मिल जाए, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा अपना पर्सनल मानना है, ये इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ का रिजल्ट जो निकाल रहा है वो बहुत जल्दबाजी लगती है। हो सकता है कि यहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे थे कि मैं 49,000 से मान रहा हूँ, पर हो सकता है कि 1.25 लाख तक चली जाए। वो उन्होंने ऊपर जाने की बात तो कही है, पर वो हो सकता है कि वो नीचे तक भी चली जाए जी। तो अभी इसका निचोड़ या इसका निष्कर्ष निकालना शायद मुझे नहीं लगता कि बिना मत गणना के संभव हो पाएगा। तो भाई फिलहाल ये चर्चाएं थी काफी लंबा। आप भी अगर यहाँ तक आए ना वीडियो के, तो मेरे हिसाब से आप भी सब्र और संयम के देवी देवता हैं। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग तो तय नहीं कर सके, और ना ही अब तक प्रत्याशी हैं वो तय कर सके हैं, ना ही अब तक मतदाता हैं वो क्लियर इसकी जो डेफिनेशन है या फिर जो चुनाव की मैं परिणाम की बात करूंगा वो दे सके हैं। लेकिन आप लोग जरूर दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।